मौसम, बट आई हैव नो आइडिया हाउ मैथ्स एंड इंग्लिश पेपर्स विल बी हेल्ड। मेरा जितना इरादा है वो पेपर 1 ही लेंगे खाली, लेकिन एमसीक्यू के क्योंकि नहीं होता तो शायद एमसीक्यू का पेपर नहीं होगा इसमें। अच्छा भाई देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के अंदर जो मेजरली आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेजरमेंट्स यानी आपका वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, कभी कभार कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सही है, लेकिन ये वो नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है, बहुत ये रेयर है। कन्वर्जन के कम सवाल थोड़े से कम आते हैं, सही है। आपसे यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग करवा लेते हैं, भाई फला क्वांटिटी का यूनिट क्या हो सकता है, सही है। क्वांटिटी बताने के बाद एसआई बेस यूनिट फिल्टर करवा दिया जाता है आपसे इस चैप्टर के अंदर से। इसके अलावा स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस करवा दिया जाता है कि भाई आप लिस्ट में से फिल्टर कीजिए कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। टाइम और टाइम पीरियड के सवाल आते हैं लेकिन कम आते हैं, सही है। तो ये चैप्टर कंपैरेटिवली थोड़ा इजी चैप्टर है और इंस्ट्रूमेंटेशंस पे ज्यादातर बेस्ड कर रहा होता है। तो अगर आप इन तमाम चीजों को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने पर ध्यान देना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। उन लोगों ने पहले ही सब कुछ ऑलरेडी जो है वो पढ़ा हुआ है, कॉपी किया हुआ है, वो सब चीजें तुम लोगों के पास ऑलरेडी है, मेरी बुक्स के ऊपर तमाम चीजें लिखी हुई हैं। तो अभी सिर्फ दिमाग में चीजें भरने का काम करो। अच्छा, अब देखो जब आप फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप बाकायदा किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हो, जिसको न्यूमेरिकली जो है आपको कुछ बताया जा सकता है जिसके बारे में, सही। और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो बुनियादी है, फंडामेंटल है, इनको इस्तेमाल करके बाकी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को बनाया जाता है। जैसे मैंने मिसाल दी आपको कि जो फोर्स है ये आपके पास एनर्जी है या पावर है, इसी तरह से आपके पास वोल्टेज हो गया, ये तमाम चीजें ये बेस नहीं है, ये बेसिक नहीं है, ये डिराइव्ड है। ये बड़ी क्वांटिटीज हैं जो छोटी छोटी क्वांटिटी से मिलके बनती है। दे आर नॉट द बिल्डिंग ब्लॉक्स देमसेल्व्स, सही। ये वोल्टेज, एनर्जी, पावर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके ये साथ होते थे: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल है। इन 7 को अपने जहन में रखना लाजमी, ये 7 की 7 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पेपर में हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि भाई आप इसमें से 3-4 ऑप्शंस दे दिए, उसने 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें लिस्ट दे दी, उसमें बोल सकता है कि आप फिल्टर कीजिए या पता लगाइए फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं खाली। ऑप्शंस कैसे दे सकता है वो? ऑप्शन ऐसे दे सकता है भाई मास, एनर्जी, टाइम। ए ऑप्शन ये दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया लेंथ, टेम्परेचर, करंट, सही है। फिर सी ऑप्शन दे दिया उसने वोल्टेज, करंट, लेंथ, सही। और डी ऑप्शन दे दिया उसने मोल्स, आपके पास वर्क और वेलोसिटी। अब वो आपसे पूछ रहा है मुझे बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सिर्फ बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। अब आपने जब 4 ऑप्शंस देखे, ठीक है, सब में कुछ क्वांटिटीज बेस हैं लेकिन कुछ क्वांटिटीज डिराइव्ड भी है। बी ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो क्वांटिटीज थी जो बेस क्वांटिटी, वो डिराइव नहीं। लेंथ, टेम्परेचर और आपके पास करंट, ये तीनों क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज है। तो इस तरह से आपसे एमसीक्यूज के अंदर ना फिल्टर करवाया जा सकता है चीजों के बारे में, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपके लिए कह लो कि फिल्टर आप जज करने में आपके लिए आसानी है। इसी तरह इन सब के जो ऐसे बेस यूनिट्स अपने जहन में रखना, मास का किलोग्राम अपने जहन में रखना, बाकी सबके बेसिक्स ही होते हैं। लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड्स, टेम्परेचर केल्विन्स, सही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सवाल बहुत रेयर पूछा जाता है, जब मैं पहले ही बता रहा हूँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सवाल बहुत रेयर होता है, वो आता ही नहीं है पूछने के लिहाज से, तो अगर वो बंदा भूल भी जाए तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद रखना कि करंट आपका बेस यूनिट है, सही। करंट जो है आपका वो बेस यूनिट है, चार्ज बेस यूनिट नहीं होता, सही। करंट बेस यूनिट होता है, चार्ज को बेस यूनिट बस समझ लेना। चार्ज इज नॉट अ बेस यूनिट, चार्ज डिराइव्ड है, करंट बेस। अच्छा, अब अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशंस की बात करते हैं, भाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज करने मेजरमेंट्स करने के लिए, ठीक। इंस्ट्रूमेंटेशंस में हमने हर क्वांटिटी के लिहाज से इंस्ट्रूमेंट देखे थे, सही है। अब लेंथ के लिहाज से जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, लेंथ में हमने रेंज बनाई थी कि भाई सब बहुत बड़ी लेंथ से लेके बहुत छोटी लेंथ तक मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम लिस्ट डाउन कर लेते।
तो ये जो मैंने एक ऑर्डर लिखा हुआ है ना बेटा आपके पास, ये ऑर्डर है आपके पास डिक्रीजिंग लेंथ का। डिक्रीजिंग लेंथ का मतलब ये है कि छोटी से छोटी लेंथ अगर आपने मेजर करनी है तो आप इसको कैसे मेजर करने का काम करें। सफान मेरे बच्चे, जो करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस तुम बता रहे हो ना, वो करंट का जो फॉर्मूला है वो अलग है। सही है, आपके पास करंट जो है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टाइम से आ रहा होता है। सही, आपका चार्ज अपॉन टाइम से आ रहा होता है आपके पास ये करंट का फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला है। लेकिन ये जो क्वांटिटी है ना मेरे बच्चे अपनी अस खुद, ये बेस कहलाती है, क्योंकि जिस जमाने में आपने इस क्वांटिटी को एस्टेब्लिश किया था ना, उस वक्त करंट के ऊपर ज्यादा काम होता था बनिस्बत चार्ज के। इसीलिए ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये आपके पास बेस बन गई। इसको चार्ज को कभी भी बेस में समझना, हालांकि लगता है कि यार चार्ज बेस क्वांटिटी होनी चाहिए, करंट कैसे बेस हो सकता है, लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिश हो गया था, इस वजह से वो बेस क्वांटिटी बन गई। इसी तरह लेंथ का है तो तुम बोलोगे सर आप स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ का तो फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो लेंथ तो बेस क्वांटिटी नहीं हुई। तो उस चक्कर में मत पड़ना कि वो फॉर्मूला बन रहा है उससे या नहीं बन रहा, फॉर्मूला तुम्हें बेस क्वांटिटीज का भी बन के नजर आ जाएगा। सही है, तो उस प्रॉब्लम में मत जाओ। इन्होंने पहले ही क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये वो चीजें हैं जिनको यूज करते हुए हम दूसरी क्वांटिटीज बनाए। बराबर। तो अब हमारे पास अगर लेंथ के लिहाज से हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ अगर आपने मेजर करनी होती है यहाँ पे, तो आपके पास जो चीज है उसको बोलते हो ट्रनल व्हील। ट्रनल व्हील किसे कहा जाता है भाई, ट्रनल व्हील की हमने शेप भी देखी थी, ये हमारा ट्रनल व्हील था। सही, लॉन्गेस्ट लेंथ मेजर करने के लिए होता है आपके पास व्हील होता है, व्हील के ऊपर मार्किंग्स हुई हुई है। ठीक है, आपके पास एक एरो होता है, आप जहां से मार्क करना, मतलब जहां से मूव करना शुरू करते हो। सही, तो भाई ग्राउंड पे आपने ट्रनल व्हील रखा। सही है, ये आपके पास यहाँ पे ट्रनल व्हील प्लेस्ड है। सही, और आप इसको मूव करना शुरू कर देते हो आगे की तरफ। तो जब ये रोटेट करता है तो आपके पास ये साइकिल घूमता है ना, और आप काउंट कर लेते हो कि हाउ मेनी रोटेशंस हैव बीन परफॉर्म। अक्सर ये होता है इस पे ऑलरेडी काउंटर लगा हुआ होता है जो काउंट कर रहा होता है, और उससे डिस्टेंस को डिटरमिन कर रहा होता है कि भाई एक दफा घूमने पे 100 सेंटीमीटर कवर हो रहे हैं, तो अगर 20 टाइम्स घूम गया तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो इस चीज का फायदा हो जाएगा। अब यही चीज इधर भी है कि भाई ट्रनल व्हील के थ्रू आप लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो मेजर करने का काम कर रहे होते हैं। सही, ट्रनल व्हील के थ्रू आप लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने का काम कर रहे होते हैं। सेवरल मीटर्स की लेंथ जितनी चाहो आप मेजर कर सकते हो, एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब, ये एक्यूरेसी का मतलब ये है कि मिनिमम लेंथ जो आप मेजर कर सकते हो वो कितनी है। तो जो मिनिमम आप मेजर करने का काम कर रहे हो वो 0.1 सेंटीमीटर का या 1 मिलीमीटर, इससे छोटी लेंथ मेजर नहीं हो सकती। सही, और पर्पस यहाँ लिखा हुआ भाई कि लॉन्ग नॉन लीनियर लेंथ। सही, नॉन लीनियर से मुराद ये है कि भाई आप कर्व ट्रैक्स वगैरह इन तमाम चीजों को मेजर करना चाहते हो, वो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो आराम से, क्योंकि इसमें कोई फिक्स रिजिडनेस का मसला नहीं होता। फिर बात आती है मेजरिंग टेप की। मेजरिंग टेप उससे छोटी लेंथ के लिए होता है। ठीक है, लेकिन ये भी कर्व ट्रैक्स के लिए इस्तेमाल होता है। और मेजरिंग टेप और मीटर रूल में आपको डिफरेंस जो मिलता है ना, वो बेसिकली इसी चीज पे मिलता है कि टेप जो है वो आपको कर्व्ड ट्रैक्स के लिए सबसे ज्यादा बड़ा फायदा देता है, लेकिन जो रूल है आपका मीटर रूल जो है वो स्ट्रेट ट्रैक्स के लिए। ये कर्व ट्रैक पे नहीं चल सकता, इसको लाजमी आपने स्ट्रेट ट्रैक पे लगाना है। सही है? और दूसरा मसला, यूजुअली ये 1 मीटर के होते हैं, तो यहां पे इनकी लिमिट लग जाती है। 1 मीटर से ज्यादा लॉन्गर लेंथ आप मेजर करने का काम ही नहीं कर सकते। कर्व ट्रैक में ये लिमिट नहीं है। सही है, स्मॉल टू लार्ज आप मेजर कर सकते हो। 1 मीटर से छोटी लेंथ भी मेजर करो, 1 मीटर से बड़ी लेंथ भी मेजर करो, आपके लिए कोई इशू नहीं होता। सही, टेप आप खुद भी देखो ना, आप चाहो तो छोटी लेंस के लिए भी ट्रैक आप यूज कर सकते हो मेजर करने के लिए, आप लॉन्ग लेंस के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन रूल में लिमिट है, वो 1 मीटर का ही होता है। 1 मीटर से ज्यादा की लेंथ मीटर रूल से मेजर नहीं हो रही होती। तो इस चीज का ख्याल रखना, जहां पे भी कर्व ट्रैक नजर आ जाए
याद रखना मेजरिंग टेप आपका एक ऑप्शन है, आपने वही यूज करना है, भले उसकी लेंथ 1 मीटर से छोटी क्यों ना हो, आप मत जाइएगा उस चीज पे, आप मीटर रूल मत प्रेफर कीजिएगा। अक्सर बच्चों के जहन में बैठा होता है कि यार सर ये तो 1 मीटर से छोटा था ना, तो हमने रूल लिख दिया, आपने तो बोला था कि भाई 1 मीटर से छोटी लेंथ तो रूल यूज कर लेना। ठीक है, मैंने बोला है कि 1 मीटर से छोटी लेंथ यूज कर लेना, लेकिन ये तो देखो वो लेंथ कैसी है, सीधी लेंथ है या कर्व्ड है? स्ट्रेट लेंथ है तो चलो गुड है, लेकिन अगर कर्व लेंथ है तो गलत हो जाएगा ना। बेंड कैसे करोगे उस चीज को? मीटर रूल अगर तुमने घुमाने की कोशिश की तो टूट जाएगा। अब कोई बंदा ये आ जाए, सर वो बचपन में प्लास्टिक वाले स्केल आते थे ना, यूं करके ऐसे रिस्ट पे बांधो तो वो घूम जाते थे, तो अब उस चीज पे भाई बड़ा मेहरबानी ना जाओ। तो वो वाले मामला जो है ना, वो अभी हम तफरीह की हद तक रखें तो बेहतर है। यहाँ लैब के अंदर हमारे वो रिस्ट पे मार के रूल से बैंड बनने वाले जो वो है ना स्केल, अब यहाँ पे फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, इसी तरह से एक बड़ा खूबसूरत सवाल आता है अक्सर, वो आता है सरकमफेरेंस का। सही है। तो अब सरकमफेरेंस की बात जो होती है ना, सरकमफेरेंस आउटर बाउंड्री को बोला जाता है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी आउटर बाउंड्री इसे मेजर करना चाह रहा हूँ, यार ये बाउंड्री कितनी बड़ी है। ये बाउंड्री भी मेजर करने के लिए ना आप मीटर उसका टेप का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपने लपेटना है उसको। जैसे आप अपनी वेस्ट मेजर करना चाहते हो या अपना बाइसेप मेजर करना चाहते हो, भाई है तो नहीं बाइसेप मेरा इतना, लेकिन खैर फिर भी अगर आप मेजर करना चाहते हो तो आप उसका सरकमफेरेंस निकालना चाह रहे हो। तो अगर मुझे इसका सरकमफेरेंस निकालना है, आई नीड टू रैप दैट टेप अराउंड इट। सही, आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट ना यूज करो, ये गौर से पढ़ा करो सवाल में वो मेजर किस चीज को करने को बोल रहा है। अगर उसने बोला था यार मुझे इसकी हाइट बताओ, अपने बाइसेप की सिर्फ हाइट बताओ, मुझे उसकी पूरी डायमेंशन नहीं चाहिए, जस्ट नीड द हाइट। अब हाइट एक अलग चीज है, उसके लिए आपको टेप यूज करने की जरूरत नहीं, उसके लिए आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, उसके लिए आप रूल भी यूज कर सकते हो, नीचे वर्नियर कैलिपर आ रहा है वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपने इसकी पूरी डायमेंशन मेजर करनी थी, अब आपके लिए जरूरी है कि आप टेप यूज करो, because you need to now wrap it around your bicep। अगर स्ट्रेट हो और 1 मीटर से कम हो और टेप लिख दिया तो गलत नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज, क्योंकि एमसीक्यूज होंगे तो एग्जामिनर कभी भी ऐसा एमसीक्यू नहीं देगा जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस बन रहे हैं। तो ये मतलब उसने आपसे पैसे लिए हैं तो वो आपको ऑप्शन मुनासिब देगा। सही, आपको गलत काम नहीं करेगा कि एक एमसीक्यू के अंदर 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन ऐसे ही दोनों दोनों सही हो सकते हैं, अब बंदा जो है वो बेचारा परेशान बैठा हुआ है, मैं उसको सर्किल करूँ, ये नहीं होगा। तो वो पैसे हलाल करेगा वो आपके। सही है। अच्छा जनाब, अब अगली चीज, नीचे रूल के बाद वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। अच्छा, ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये छोटी मेजरमेंट्स के लिए होते हैं। सबसे पहला डिवीजन होगा वो 0.5 बेटा 0.1 सेंटीमीटर का होगा उसमें। अच्छा, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों का जो काम है वो मेजरमेंट करने का सच है। वर्नियर कैलिपर का अक्सर सिलेबस में से बोला जाता है भाई रिमूव हो गया, वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट करने का तरीका रिमूव हुआ है, वर्नियर कैलिपर पूरा नहीं गायब हुआ। आपको पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। सही, आप एक्सटर्नल या इंटरनल डायमेंशन या डेप्थ, इन 3 चीजों को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एक्सटर्नल डायमेंशन कैसे? भाई कोई मुझे बोलता है सर आपको बॉल का एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है, सही है भाई, तो आप बॉल का एक्सटर्नल डायमीटर निकाल सकते हो ऐसे फिट करके बॉल, आप उसके जो लोअर जॉज है उसको बॉल के अराउंड फिट कर लो। मतलब अगर मुझे अपना बाइसेप की भी जो हाइट है वो मेजर करनी है, मैं उसके जॉज को यहाँ बाहर की तरफ फिट कर सकता हूँ, और बाई जो फिट करके मुझे उसकी हाइट मिल जाएगी भाई मेरा बाइसेप कितना ऊंचा है। हालांकि है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी मेजरमेंट करने के लिए इंसान को अंदाजा हो जाता है ना, पहले दिन जिम जाने के बाद वो ये देखता रहता हाँ यार ये सख्त हो गया। तो अच्छा, अगली चीज इंटरनल जॉज की है। सही, इंटरनल जॉज इंटरनल डायमेंशन, जैसे मिसाल के तौर पर कोई पाइपलाइन हो गई, सही है, आपने उसकी डायमेंशन इंटरनल डायमेंशन मेजर करनी है भाई, तो अब उस चीज की इंटरनल डायमेंशन मेजर करने के लिए लाजमी बन है अपर जॉज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आपके पास अपर जॉज का इस्तेमाल होगा कि भाई अंदर से डायमेंशन आपने मेजर करनी थी। और तीसरी चीज आपके पास जो आ रही है वो ये आ रही है डेप्थ गेज, ये टेल है, ये टेल डेप्थ बताती है आपको। सही, यू आर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द टेल ऑफ द वर्नियर कैलिपर। टेल के थ्रू कैसे मेजर करते हो भाई, कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर था, मुझे मालूम करना था कितना डीप है ये मेजरिंग सिलेंडर। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला हिस्सा, दिस पार्ट, इस पार्ट को यहाँ प्लेस किया,
ठीक है, थोड़ा सा साइड में करके, और जब यहां से इसकी टेल बाहर निकलेगी ना, ये टेल जाके नीचे हिट कर रही होगी, तो ये वाली टेल, दिस इज द टेल। तो जब टेल जहां जाके हिट करेगी वहां तक आपके पास आपकी मेजरमेंट आ जाएगी, क्योंकि जब ये चीज बाहर इमर्ज होती है ना, तो वो इस वजह से होती है क्योंकि आपका ये जो स्केल है ये मूव करता है, इट मूव्स आउट, ये ट्रांसलेट होता हुआ बाहर आता है, जिसकी वजह से ये वाली गैप में भी इजाफा होता है, इन दोनों के दरमियान में भी इजाफा होता है, और ये टेल बाहर निकल रही होती है। तो अब इस तरह से मेजरमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो लोअर जॉज, इनको एक्सटर्नल जॉज ही बोला जाता है, अपर जॉज और डेप्थ, ये तीनों चीजें होती है। उस्मान बेटा पूछिए सवाल। सर मैं कह रहा था कि जब इसको ये सब तीनों स्केल काम करते हैं आपस में, मतलब अगर कोई एक चीज निकालनी है हमें, तो इसमें 3 रीडिंग आती हैं, तो दिखते कैसे हैं? मतलब तीनों को कैसे बताते हैं कि भाई कौन सी स्केल की रीडिंग इसकी डेप्थ कैसे आई है? मतलब अच्छा देखो, जो इसमें आप 3 रीडिंग्स की बात कर रहे हो ना, बेसिकली इसमें 2 रीडिंग्स होती हैं, एक आपकी मेन स्केल रीडिंग होती है और एक आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। उन दोनों को ऐड करके फाइनल रीडिंग बनाया जाता है, लेकिन वो तरीका अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं इस पर अभी फोकस नहीं करूंगा। वो पहले हुआ करता था कि भाई आप अपने वर्नियर कैलिपर से जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हो, तो वो फिर हम सिखाते थे भाई मेन स्केल रीडिंग आप कैसे लोगे, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लोगे, फिर ऐड कैसे करोगे, वो सब उसमें था, लेकिन अब नहीं। अच्छा हारिस, पूछो बेटा क्या सवाल है। सर जो वर्नियर कैलिपर्स का जो जीरो एरर और वो वाला जो पार्ट था, वो मतलब अब हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं, जो वर्नियर मेजरिंग कैलिपर की करता मेजरमेंट वाला सारा निकल चुका है, बस ये है कि पता होना और वो चाहिए कि वर्नियर कैलिपर किस चीज के लिए काम होता है। हाँ, स्क्रू गेज का और अभी भी आ जाता है कि स्क्रू गेज से आप मेजरमेंट किस तरह से करते हो। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। हाँ, तीनों चीजों के लिए बेटा सफान यही स्केल्स यूज होते हैं। मानूर, इसके क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि आपको ये बोल सकता है कि भाई फला क्वांटिटी आपने मेजर करनी है, जैसे आपने बॉल का डायमीटर मेजर करना है, सही है, किसी ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, तो आपसे पूछ सकता है कि भाई 4 ऑप्शन से बताए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है मेजर करने के लिए। तो फिर आप उसमें से फिल्टर करके बताते हो कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट सबसे बेहतरीन है, इसके थ्रू आप रीडिंग निकालने, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ यही रीडिंग देगा, और ये आपके स्केल से ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसकी सबसे छोटी रीडिंग 0.01 सेंटीमीटर की होती है, इट्स मोर प्रिसाइज देन योर स्केल। तो रीडिंग तो आपके स्केल से भी आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेटली बताएगा। तो अगर 2 ऑप्शंस आ जाए ना पेपर के अंदर कि उसने आपको मीटर रूल भी बोल दिया एक ऑप्शन में, और वर्नियर कैलिपर भी बोल दिया एक ऑप्शन के अंदर, और आपसे बोला जा रहा है भाई अब आप सेलेक्ट करें, तो ज्यादा एक्यूरेसी की, क्योंकि उसके वर्ड्स को पढ़ना, हमेशा मैं एक सवाल कराऊंगा ना अभी, उसके वर्ड्स पढ़ना, वो बोलते हैं मोर एक्यूरेटली, ज्यादा एक्यूरेट मेजर करना है, सही है। तो मोर एक्यूरेट के लिए फिर आप वर्नियर कैलिपर पे जाओ, वरना वो कभी भी ऐसा सवाल नहीं देगा कि एक ही सवाल में 2 इंस्ट्रूमेंट दे दे जिन दोनों से मेजरमेंट हो सकती है। सर्कमफेरेंस थोड़ी निकाल सकता, वो रैप थोड़ी हो सकता ना आपके पास, वो तो सिर्फ थिकनेस वगैरह मेजर कर सकता है कि भाई ये चीज कितनी थिक है, दैट्स इट, और क्या बताएगा। ऐसा ही माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ भी मामला है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी आपको एक्सटर्नल डायमेंशन बताता है कि भाई अगर आपने कोई बॉल वगैरह है आपके पास, उसकी डायमेंशन आपने मेजर करनी है, आप उसके दरमियान में उसे प्लेस कर दें और मेजरमेंट कर लें। इसकी मेजरमेंट यहाँ से आती है, मेन स्केल और थिम्बल स्केल, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए इसकी मेजरमेंट निकाली जाती है। सही, आपके पास एक मेन स्केल और थिम्बल स्केल दोनों को यूज किया जाता है। इसकी कैलकुलेशंस कैसी है अभी आगे आएंगी तो मैं बता दूंगा। ये सबसे छोटी लेंस वगैरह के लिए होता है, अराउंड 4 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा बड़ी लेंस को मेजर भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारी मजबूरी है। तो ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए कि भाई अगर तुम टेनिस बॉल का डायमीटर निकालना चाह रहे हो, ये फेल हो जाएगा, ये इसकी लेंथ ही नहीं है इतनी कि टेनिस बॉल इसमें फिट हो सके, ये छोटा सा होता है। हाँ, ये सबसे ज्यादा बेहतर बताऊं किसके लिए यूज होता है, वायर्स और थ्रेड्स। कभी भी अगर किसी वायर की थिकनेस या थ्रेड की थिकनेस निकालनी है, आंख बंद करके वर्नियर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज निकलेगा।
कभी भी किसी वायर की थिकनेस या थ्रेड की थिकनेस या उसका डायमीटर कह लो, वो मेजर करना है तो आंख बंद करके माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज कर लेना। और ऑप्शंस में यही सबसे बेहतरीन होता है। वर्नियर कैलिपर भी नहीं, वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा अच्छा होता है। तो डायमीटर्स ऑफ वायर्स एंड थ्रेड्स, उनके लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बेस्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज में ये आता है। तो जहां तुम्हें ये दिख जाए ना कि एक थ्रेड का सवाल आ गया या एक वायर का सवाल आ गया, थिन वायर का सवाल आ गया, बस समझ जाओ कि भाई इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल होना है डायमीटर निकालने। हाँ हाँ, वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हो, यूज करने का कोई मसला नहीं। तो ये मैंने वो पॉइंटर्स बताए जिससे तुम एमसीक्यूज के अंदर जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। भाई जहां तुमने देखा यार वायर का या थ्रेड का सवाल आया हुआ है, बस तुम समझ गए यहाँ पे यार माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह मास के ऊपर अगर आप बात करते हो तो मैथ्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड बीम बैलेंसेस। सबसे ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, सबसे खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल है, रीडिंग में भी मसला नहीं होता, फॉरन मेजरमेंट हो जाती है। एक्यूरेसी मेरे बच्चे बोलते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम रीडिंग, कहाँ तक आप मेजर करने का काम कर सकते हो उसको आप एक्यूरेसी बोल रहे होते हो। मतलब आप अगर ट्रंडल व्हील से कुछ मेजर करते हो तो आप जो रीडिंग निकालोगे ऐसे निकालोगे 14.5 सेंटीमीटर। आप ट्रंडल व्हील से रीडिंग ऐसी मेजर नहीं कर सकते 14.567 सेंटीमीटर, ये पॉसिबल ही नहीं रीडिंग निकालना, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक मेजर नहीं कर सकता वो सेंटीमीटर में, सिर्फ एक प्लेस तक मेजर कर सकता। ये चीज, इस चीज को एक्यूरेसी बोलते हैं। मिलीमीटर्स में कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं आ सकते। अगर आप मिलीमीटर में मेजर करते हो डेसिमल प्लेसेस में आंसर नहीं आएगा। यही मीटर रूल का भी ताल्लुक है, यही मेजरिंग टेप का भी। और कैलिपर्स और स्क्रू गेज सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। कैलिपर्स में आप अगर मेजरमेंट करते हो सेंटीमीटर में 14.56 सेंटीमीटर ये मेजर कर सकते हो। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक सेंटीमीटर में आप वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेजर कर सकते हो। और स्क्रू गेज में 14.567 सेंटीमीटर 3 प्लेसेस तक मेजर कर सकते हो सेंटीमीटर, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर आप चाहोगे ट्रंडल व्हील से ये मेजरमेंट आ जाती, सवाल ही पैदा नहीं। और दूसरी चीज माइक्रोमीटर तो खैर 14 तक जाएगा भी नहीं, 4.567 सेंटीमीटर बोल देता हूं मैं। और अगर मिलीमीटर्स में बोलेंगे तो आप 45.67 मिलीमीटर्स, मिलीमीटर में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक। बिल्कुल ये भी कह सकते हो सफवान के 0.001 सेंटीमीटर मिनिमम वैल्यू है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम हर रीडिंग को डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो। इसके मेजर करने की सलाहियत है आपके पास। अच्छा, टाइम के लिए स्टॉप वॉच सबसे बेहतरीन होती है और कुछ सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत लॉन्ग टाइम हो, सही है, घंटे 2 घंटे की बात हो रही हो किसी चीज के, तो उस वक्त फिर आप क्लॉक का इस्तेमाल करते हो। अदरवाइज स्टॉप वॉच इज लाइक वर्थ इट। टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर्स देयर बेस्ट। वर्नियर कैलिपर बोल रहा हूँ, मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर्स यूज कर लो या थर्मोकपल थर्मोमीटर्स यूज कर लो। दोनों चीजें जो है वो अच्छी हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस चीज का टेम्परेचर मेजर करने का काम करना है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल हाउस होल्ड टेम्परेचर्स वगैरह मेजर करने हैं तो मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर्स मोर देन इनफ। हाँ, इंडस्ट्री की बात हो जाती है कहीं पे तो भाई थर्मोकपल पे जाना, वरना नहीं। इसी तरह करंट के लिए एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स, एमीटर्स और गैल्वेनोमीटर्स आ जाएंगे। सही, वो आपके पास ज्यादा अच्छे होते हैं। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में फर्क क्या होता है, मैं उन दोनों का डिफरेंस जरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। सही है, तो एमीटर जो है ना मेरे बच्चे, एमीटर क्योंकि करंट मेजर करता है ना, एमीटर का यूनिट एम्पेयर्स के थ्रू इसका नाम पड़ा है, तो भाई एमीटर लार्ज करंट के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब जो एम्पेयर्स में होता है। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट के लिए यूज होता है, जैसे मिली एम्पेयर्स हो गए। और साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताता है कि करंट ट्रैवल किस तरफ कर रहा है। मतलब करंट की डायरेक्शन अगर पलटती है, करंट उल्टा ट्रैवल करने की कोशिश करता है ना, तो आपको इस चीज के भी आप बारे में प्रॉम्प्ट कर देता है कि भाई ये करंट की डायरेक्शन फ्लिप हो गई है, आप इस चीज को देख लीजिए।
वो जो नीडल होगी वो अगर पहले राइट पे डिफ्लेक्ट हुई भी होगी अब एकदम से लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट हो जाए, तो आपको ये भी चीज पता चलती है। क्लैंप मीटर क्या चीज है भाई? एम मीटर होता है, क्लैंप मीटर तो मैंने भी सुना। बॉल के डायमीटर के लिए यूज कर सकते हो उस्मान, लेकिन डिपेंड करता है बेटा बॉल का डायमीटर है कितना। अगर आउट ऑफ रेंज आएगा तो फिर तो यूज नहीं कर सकते ना। अगर तुम्हें कोई टेनिस बॉल ला के दे उसका डायमीटर निकालने को बोल दे तो फिर गलत हो जाएगा। छोटी छोटी बॉल बेयरिंग से उसका डायमीटर निकाल लो, उसकी रेंज है ना 4 सेंटीमीटर से ज्यादा की इंस्ट्रूमेंट मेजर ही नहीं कर सकता, वो खुलता ही इतना सा है। अब एक बॉल इतनी बड़ी है उसको कैसे फिट करोगे इसके अंदर, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल यहाँ पे एमीटर में नेगेटिव वैल्यू दिखाता है। अब आपके पास कुछ एमीटर्स ऐसे आ रहे होते हैं जिसमें एक स्लाइट नेगेटिव रीजन दिया जाता है कि अगर एमीटर उल्टा लगा दिया जाए ना तो नेगेटिव करंट भी थोड़ा बहुत इसमें पता चल जाता है। इसमें अब ये क्योंकि एडवांस चीजें हो चुकी हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़े पुराने होते हैं, इस वजह से आपके पास जो है वो अब जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको नजर आएंगे उसमें एमीटर के अंदर भी नेगेटिव नजर आएगा। बल्कि अब तो कुछ ऐसे एमीटर्स आ रहे हैं जिसमें आपको गैल्वेनोमीटर भी अंदर ही अक्सर फिट कर दिया जाता है उसको, कि भाई ऊपर वाली रीडिंग्स एम्पेयर में, नीचे वाली मिली एम्पेयर में। एक ही इंस्ट्रूमेंट दोनों चीजों के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एमीटर भी वही है, गैल्वेनोमीटर भी वही है। बस अब आप सिलेक्शन कर सकते हो यहाँ से कि एमीटर बनाना है तो इधर वायर लगा दो, इन दोनों में लगा दो वायर। गैल्वेनोमीटर बनाना है तो इन दोनों में लगा दो वायर। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट दोनों चीजों के तौर पे काम कर लेता है। वो मैं देख लूंगा भाई, अगर ऐसी कोई चीज है। एक दफा इलेक्ट्रिशियन लाया था वो, अच्छा मैं समझ गया, वो मल्टीमीटर्स होते हैं मेरे बच्चे। वो क्लैंप जो होता है ना उसमें ऊपर एक बना हुआ होता है, वो असल में वायर के अंदर करंट मेजर करने के लिए होता है विदाउट ब्रेकिंग द वायर इटसेल्फ। वो मल्टीमीटर्स होते हैं। वो एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पास तमाम चीजें मेजर करके बता देता है। मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा हारिस, बेफिक्र रहो। एरर्स पे जल्दी से गुफ्तगू कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक और रैंडम, ये दो एरर्स हमारे पास होते हैं। सिस्टमैटिक एरर के अंदर अब वैसे तो हम कहते हैं यार सिस्टम का फॉल्ट है, लेकिन सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है ये जरा देख लो। सिस्टम में आपकी इक्वेशन आ जाती है जो आप यूज कर रहे हो। सिस्टम में आपका मेथड आ जाता है जो आप यूज कर रहे हो। सिस्टम के अंदर इवन आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। इन तीनों चीजों की वजह से अगर कोई एरर क्रिएट होता है वो तो सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं कि भाई किसी ने इक्वेशन गलत इस्तेमाल कर ली, सिस्टमैटिक एरर है। किसी ने इक्वेशन तो सही यूज की, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना नहीं आता, गलत इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लिया भाई। मतलब ऐसा है जैसे भाई एक बच्चे को हमने वर्नियर कैलिपर दे दिया, नया नया स्टूडेंट है, उसको पता ही नहीं है वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे निकालती। उसने लगा लोगों तो लिया सब, लेकिन रीडिंग लेनी नहीं आ रही, गलत चीज में गलत चीज ऐड कर दी। अब इंस्ट्रूमेंट ठीक, आगे फॉर्मूले ठीक, लेकिन जब रीडिंग तरीका ही गलत है तो गलत आएगा ना। ये सिस्टमैटिक है। स्केल पकड़ाया, उल्टा स्केल इस्तेमाल कर रहा है भाई। किसी चीज की हाइट निकालनी थी, अब हाइट के लिए जीरो नीचे होना चाहिए ना, कि भाई अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की कौन है, मुझे इसकी हाइट निकालनी है, स्केल रखूंगा बराबर में, तो 0 सेंटीमीटर वाला मार्क नीचे होना चाहिए ताकि हाइट आए यहाँ से भाई, कि मिसाल के तौर पर 60 सेंटीमीटर की हाइट है। अब वो बेचारे जवान ने उल्टा रख दिया स्केल घबराहट के अंदर, कि भाई 100 सेंटीमीटर वाला मार्क नीचे कर दिया। अब वो यहाँ मैच कर रहा होगा 40 सेंटीमीटर से, वो बोलते हैं भाई सर हाइट 40 सेंटीमीटर से। ये सिस्टमेटिक एरर है। उसको बताओ भाई आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, स्केल उल्टा रखा हुआ है, सीधा करके रखो उसको, जीरो नीचे लेकर आओ, तो आपके पास आंसर करेक्ट आएगा। तो और अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, भाई स्टॉप वॉच का बटन काम नहीं कर रहा, जब इंस्ट्रूमेंट पे कोई कनेक्शन नहीं है तो रीडिंग जीरो नहीं है, जिसको आप दूसरे अल्फाज में जीरो एरर भी बोलते हैं। ऐसे एरर आपके सिस्टमेटिक का पार्ट बन जाए। तो आप कोशिश करते हो कि यार ये वाले एरर्स मेरे आंसर्स में ना आए, अवॉइड करने की कोशिश। रैंडम एरर वो होता है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता सही तरीके से। अगर मैं आपको बोलूं ये आना ही आना है, आप कुछ कर लो रैंडम एरर, आपकी
आंसर का पार्ट बनेगा। ये क्यों आता है? ये अक्सर आता है ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से। सही, रिएक्शन टाइम की वजह से एरर आता है। दूसरा, ये एरर आपके पास आता है जो टेम्परेचर या एनवायरमेंट कंडीशंस होती है ना, उसकी वजह से। ये एरर्स इनकी वजह से आपके पास सामने आते हैं। टेम्परेचर में चेंज आ गया, सराउंडिंग के अंदर विंड ब्लो करती हुई चली गई, एनवायरमेंट कंडीशन में विंड का कॉन्सेप्ट भी ले लेते हो। ह्यूमिडिटी में चेंज आ गया, का एक्सपेरिमेंट हो रहा था भाई ह्यूमिडिटी से अफेक्ट होता था। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनको कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। रैंडम एरर्स याद रखना कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, कभी एलिमिनेट नहीं हो सकते। ये रिड्यूस जरूर हो जाएंगे, कम कर दोगे। कैसे कम करोगे? रिपीट करो, बार बार रीडिंग लो और उसका एवरेज ले लो, इससे ये रिड्यूस हो जाता है एरर, खत्म नहीं होता, रहेगा आंसर, हमेशा रहेगा। हाँ, सिस्टमैटिक को सही कर सकते हैं भाई, अगर इसके उल्टा पकड़ा हुआ सीधा कर दोगे गलती नहीं होगी। इंस्ट्रूमेंट खराब है, नया वाला यूज कर लोगे, आंसर गलत नहीं आएगा। इक्वेशन करेक्ट कर लोगे, आंसर गलत नहीं आएगा। ये एलिमिनेट हो सकता है। लेकिन इसको एलिमिनेट करने के लिए चीज सीख करनी पड़ेगी। आप जो भी गलती है पहचानो यार, कहाँ गलत कर रहा हूँ, उसको सही करो। तो ये कुछ चीजें आपके पास सामने आती है। फिर एक एरर जमाने में, मतलब एक ऐसा एरर है जो जहां कुछ नहीं समझ में आता वहां वो एरर फिट किया जाता है, वो है पैरेलक्स एरर। जिसको कहीं कोई एरर समझ नहीं आएगा वो पैरेलक्स एरर फिट कर देगा। तो पैरेलक्स एरर है एक, ये पैरेलक्स, और एक ये दूसरा ये ह्यूमन रिएक्शन टाइम। ये वो एरर है जो मतलब सही है, एवरग्रीन है। जहां भाई बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो एरर है। कौन सा हो सकता है? पैरेलक्स। कौन सा हो सकता है? ह्यूमन रिएक्शन टाइम। भाई इंसान है ना, गलती तो करेगा ही करेगा, लगा दो एरर। सही है, अच्छी बात है, आप पैरेलक्स एरर फिट कर सकते हो। और पैरेलक्स एरर जो है वो आता भी है। होता क्यों है इसका अंदाजा आपको होगा कि भाई आपने, आपकी जो निगाहें हैं ना, वो ये समझ लो वो कहीं पे इशारे और कहीं पे निशाना वाले मामला है। ये कि आपकी निगाहें कहीं और जा रही हैं और देखना आपने कहीं और है। तो वो जो हरकत होती है ना, वो पैरेलक्स एरर कहलाती है। कि रास्ते में चलते पे नजर होनी चाहिए थी सामने, लेकिन वो बराबर से गुजरा, तो वो ये होता है पैरेलक्स। कि भाई निगाह सीधी रखो, ये आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। तो अब रीडिंग लेते हुए भी इसी बात का आपने ख्याल करना होता है। ये देखो मुस्कुराहटें आ रही हैं तुम लोग यहाँ पे। तो ये तो अब मामला ये है कि भाई रीडिंग लेते हुए ना इस वक्त भी आपको निगाह का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई आप नीचे या ऊपर इस तरह से ना देखें। जहां मेजरमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है जहां पे रीडिंग लेनी है, आपकी लाइन ऑफ साइट यानी आप जहां देख रहे हो वो उस रीडिंग के साथ 90 डिग्री होनी चाहिए। मतलब अगर मुझे मिसाल के तौर पे एक मेजरमेंट करनी है इसके ऊपर, सही है, मैंने यहाँ पे इसको रखा, तो अब मैं अगर इसको नीचे से देख रहा हूँ तो पैरेलक्स एरर आ रहा है कि भाई मुझे रीडिंग इस तरफ की लेनी है, या ऊपर से देख रहा हूँ तो भी पैरेलक्स एरर आएगा। मैं उसको बिल्कुल लाइन ऑफ साइट पे रखूँ, और लाइन ऑफ साइट पे रखने के लिए या तो इसको उठाना पड़ेगा या खुद बैठना पड़ेगा, कुछ भी दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, तब जाके लाइन ऑफ साइट आपकी करेक्ट हो सकती है, अदरवाइज लाइन ऑफ साइट करेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये एरर आप हर जगह फिट कर सकते हो, मैं मना नहीं करता, सिवाय एक जगह के। कौन सी जगह है जहां ये एरर नहीं बैठता? वो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। जहां नीडल नाम की कोई चीज नहीं होती ना, सुई, जहां नीडल नाम की कोई चीज नहीं होती, जहां डायरेक्ट डिजिटल डिस्प्ले है, वहां पैरेलक्स एरर नहीं आता। देखो वॉल क्लॉक पे पैरेलक्स एरर लगा सकते हो, अगर डिजिटल वॉल क्लॉक है पैरेलक्स एरर नहीं लगा सकते। सही, वह डिजिट डिस्प्ले हो रहा है, आपको देखने में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एनालॉग वॉल क्लॉक्स हैं, नीडल वाली है, सेकंड मिनट आर आर के आर्म्स हैं, सही है, लगाओ पैरेलक्स एरर, कोई मसला नहीं, चलेगा, सब चलेगा, यहां मत लगाना। सही है, इसके अलावा वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, मीटर रूल,
सही है, हर जगह लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिजिटल जहां आ जाए ना वहां पैरेलक्स एरर से पीछे हट जाना, वहां मत कट करना, वहां आंसर में मार्क नहीं मिलेगा। ऑप्शंस में अगर दे भी देना पैरेलक्स, सेलेक्ट मत करना भाई उसमें, देख लेना इंस्ट्रूमेंट कहीं डिजिटल तो नहीं है, और डिजिटल होगा तो लिखेगा, अपनी तरफ से अज्यूम मत करना यार तरक्की हो गई है 2021 का पेपर है शायद हो सकता है डिजिटल हो, नहीं भाई, लिख रहा है बोल रहा है डिजिटल तो है डिजिटल, नहीं बोल रहा अज्यूम करो एनालॉग है भाई। तो अभी भी लैब्स में तुम्हें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ही दिए जाते हैं, तो खैर मल्टीमीटर आ गए तो थोड़ी तरक्की हो चुकी है। अच्छा भाई, यूनिट कन्वर्जन पे मैं बाद में आऊंगा, पहले थोड़ी मोटी मोटी चीजों में चाहूंगा और डिस्कस कर लो। हाँ, ये जो मेजरमेंट करने के तरीके हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के, जैसे ये बना हुआ एक सही, फिर हम एमसीक्यूज भी करेंगे, उसमें भी अंदाजा हो जाएगा हमें कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको मेजर करने का मैं तरीका ढूंढूं कि इसकी रीडिंग जो आ रही है वो कैसे आ रही है। पेपर में अगर सवाल आ जाए, पेपर में ऐसी ही डायग्राम बन के आ जाती है और बोला जाता है बताएं क्या रीडिंग है। तो देखो इसकी रीडिंग लेने के ना दो हिस्से हैं, याद होगा मैं समझता हूँ आप लोगों को कुछ, एक आपका ये मेन स्केल है और एक आपका ये थिम्बल स्केल है। ये दो स्केल्स हैं जिनसे आप मेजरमेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग कैसे निकाली जाती है, ये जो पार्टीशनिंग लाइन है ना जो मेन स्केल और थिम्बल स्केल को अलग अलग कर रही है, इस लाइन से बिल्कुल पहले देखो जो रीडिंग नजर आ रही है उसको उठा लो, और ये जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना ये सब मिलीमीटर में होता है। आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो मिलीमीटर में चलता है, तो आपकी जो भी मेजरमेंट है मिलीमीटर में। तो आपको जो भी बजाय नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है मेन स्केल रीडिंग में 5.5 मिलीमीटर, ये आपकी मेन स्केल रीडिंग है। फिर अब आते हैं थिम्बल पे। थिम्बल स्केल रीडिंग निकालने का तरीका ये है कि ये जो डेटम लाइन है ये वाली, ठीक, ये मेन स्केल की जिसके ऊपर ये तमाम मार्किंग्स हुई हुई है, ये वाली डेटम लाइन, ये डेटम लाइन किस रीडिंग से मैच कर रही है, थिम्बल स्केल की किस रीडिंग से मैच कर रही है वो पिक कर लो। तो जरा मुझे बताओ ये किस रीडिंग से मैच कर रही है भाई, जो डेटम लाइन है हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, ठीक है, शाबाश, ब्रिलियंट, ये आ रही है भाई 28, सही है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, ऊपर नीचे देख के इसमें 32 नहीं बोला आपने 28 बोला, शाबाश। थिम्बल स्केल की जितनी रीडिंग्स होती है ना सब डेसिमल के बाद होती है, थिम्बल स्केल की जितनी रीडिंग्स होती हैं सब डेसिमल के बाद होती है, डेसिमल से पहले उसमें कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये जो रीडिंग हो गई ना आपके पास ये हो गई 0.28 mm। अब आप ऐड कर 5.5 और 0.28 को 5.78 मिलीमीटर, आंसर आ गया आपका। एग्जामिनर कहां पे आपको चकमा दे सकता है, एग्जामिनर एक जगह आपके साथ थोड़ा सा खेल सकता है, क्या, उसने आपको सवाल दिया सवाल ऐसा दिया कि भाई सही है मेन स्केल बनाया उसने बहुत अच्छा सा, ठीक है, ये सवाल दे दिया, तो अब आप अगर इसको गौर से देखते हो तो आप पहचानोगे कि यार मेन स्केल रीडिंग अगर मैं देखूं तो आखिरी मुझे ये वाला मार्क दिख रहा है, ये मार्क किस वैल्यू का है, इसकी वैल्यू क्या, रीडिंग कितनी है मेन स्केल की, ठीक है, ये आ रहा है 4.5, 9 नहीं आ रहा भाई, 4.5 है, देखो 0, 0.5, 1,
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 नीचे वाली मार्किंग 0.5 की होती है, ठीक है। तो ये 4.5 है आपके पास। तो मेन स्केल रीडिंग आपके पास हो गई 4.5 mm। थिम्बल स्केल रीडिंग, अगर थिम्बल स्केल रीडिंग देखें, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ठीक है ना, अभी हम मानूर एक छोटी सी गड़बड़ है, RS साहब छोटी सी गड़बड़ है, सोनिया छोटी सी गड़बड़ है। अगर मैं डेसिमल्स में लिखूं, ये है 0.08 mm मेरे बच्चे। 0.8 नहीं लिखो, इसको 0.08 लिखो। उसकी मैं वजह बताता हूं क्यों। देखो, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मिलीमीटर में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक चलता है, मतलब 0.01 mm, 0.02 mm, वो इस तरह चलता है। 0.03 मिलीमीटर, चलते चलते 0.09 मिलीमीटर, और फिर 0.10 मिलीमीटर। वो जब 10 को मैच करता है ना, मतलब जब 10 को मीट कर रहा होता है, तो 10 पे ये बनता है 0.10, 9 में ये बनता है 0.09, 3 पे बनता है 0.03। ये आप इसको अगर 0.3 लिख दोगे ना बेटा, तो ये 3 को मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये 30 पे मैच कर रहा था। सही, ये चीज याद रखना कि आप 0.0 से स्टार्ट होते हुए चलो। तो ये 5 6 7 8 9 10 में जो भी है, इसको आप 0.8 ना लिखना, 0.08 लिखो। 10 के बाद फिर आप चलते हो, क्योंकि वरना अगर 20 को मैच करता और 2 को मैच करता, दोनों को अगर आप 0.2 लिखते तो फर्क क्या हुआ, ये भी तो सोचो। इसीलिए 20 0.2 है और 2 जो होगा वो 0.02 होगा। इसको आसान अल्फाज में अक्सर जगह पे ये लिखा जाता है कि जो वैल्यू थी, यानी जो भी आपकी रीडिंग थी, जैसे 2 थी, आपने उसको मल्टीप्लाई करा दिया उसकी एक्यूरेसी के साथ, आपको आंसर मिल जाएगा। 0.01 मिलीमीटर है ना उसकी एक्यूरेसी, वैसे भी देख सकते हैं। अगर हम स्केल पर डिवीजन वर्टिकल लाइन के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ क्या मतलब? थोड़ा सा सफान अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। है बहरहाल, इन दोनों को ऐड करके आपके पास बन जाएगा 4.58 मिलीमीटर। चलिए उस्मान साहब, अब आपका कोई सवाल है, आपने पूछना है, पूछिए। सर मुझे बोलना था, अगर ये इस तरीके से 0.10 0.09 होता है, तो फिर ये मतलब बिल्कुल डेसिमल के बगैर होल नंबर्स में क्यों लिखी होती है स्केल में रीडिंग? डेसिमल के बगैर होल नंबर्स में कहाँ लिखते हैं बेटा इसको हम? सर वो थिम्बल स्केल में 5 6 7 8 9 10 ये लिखा हुआ है ना, हम्म। लेकिन असल में वो 2 डेसिमल प्लेस पीछे आता है। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है थिम्बल असल में स्केल में? प्रिंट किया हुआ होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए, और कुछ भी नहीं है। वो बस उसमें जो रीड करने वाला है उसको अच्छा पता होता अच्छा है कि भाई ठीक। ये जो लिखा गया है ना, इसका सर मतलब ये है कि ये अभी इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद रीडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, ये रीजन। सफान, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये तो मुझे भी पता है, ये वाली वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हो तुम? हाँ, तो इस वर्टिकल लाइन में क्या होगा? अगर मेन स्केल पर डिवीजन वर्टिकल लाइन के साथ कंसीडर कर रही हो तो क्या होगा? वर्टिकल लाइन के साथ मेन स्केल की डिवीजन वर्टिकल लाइन के साथ कोइंसाइड, अरे कंसीडर नहीं कोइंसाइड लिखो, तुम कंसीडर लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हाँ सही है, अगर कोइंसाइड कर रही हो, बिल्कुल मैच कर रही हो, तो रीड कर लेना। सही, बज़ाहिर सामने आ गई ना रीडिंग, तुम रीड कर लेना। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है, अगर ये वाला मार्क बिल्कुल इसके साथ होता तो क्या करते? तो फिर उसको कंसीडर करते, बिल्कुल कंसीडर करते। अगर नजर नहीं आ रहा होता तो नहीं करते, लेकिन अगर क्योंकि दिख रहा है तो कंसीडर करने का काम था आपके लिए। अब इसके मुझे कुछ सवालात करवाने दो, ठीक है, उसके बाद फिर मैं तुम लोगों का बख्श दूंगा।
अब जैसे देखो एक एमसीक्यू ये आया आप लोगों के सामने, ठीक, मैं चाहूंगा कि मुझे आंसर, मैं आंसर बताऊं इससे पहले, अभी अभी हमने क्योंकि वर्नर कैलिपर पढ़ा है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर दो, शाबाश। जबरदस्त भाई, भरपूर तरीके से आंसर आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, गुड है। चलो ये चीज आपके पास थी 6.5, मेन स्केल रीडिंग हो गई 6.5, और थिम्बल स्केल रीडिंग अगर आप देखें तो ये मैच हो रही है ना, 13 मैच हो रही है, 0.13, ये हो जाएगा 6.63 है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलो 3 का आंसर दीजिए जल्दी से। इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप, ठीक है भाई, शाबाश। वर्नियर कैलिपर के थ्रू इंटरनल डायमीटर मेजर होगा, सही है। आप इंटरनल डायमेंशन मेजर करने का एक ही इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, वो है कैलिपर, क्योंकि उसी में होते हैं वो अपर जॉस, जिसके थ्रू आप उसे फिट कर सकते हो। अच्छा, ये चीज तो अभी खैर आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अभी फिलहाल इस वक्त देना, क्योंकि इतनी सारी क्वांटिटीज आपने पढ़ी नहीं है, अभी अभी स्टार्ट किया। स्केलर वेक्टर का सवाल मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। हाँ ये देखो, ऐसे सवाल आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के, वो बोलते हैं अ प्लम्बर measures as accurately as possible the length and internal diameter of a straight copper pipe. लेंथ एंड इंटरनल डायमीटर, अब इंटरनल डाया के लिए तो मैंने पहले ही समझ लिया भाई, वर्नियर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इंटरनल डायमीटर के लिए जब मुझे पता है वर्नियर के अलावा ऑप्शन नहीं है, तो मुझे पता है ए और बी तो रिजेक्ट ही कर दो, इंटरनल डायमीटर तो निकलेगा ही वर्नियर कैलिपर से। बात आती है अब लेंथ, उन्होंने बोला भाई एक स्ट्रेट कॉपर पाइप है, सीधा है, the length is approximately 80 centimeters and the internal diameter is approximately 2 centimeter. What is the best combination of instruments for the plumber to use? भाई स्ट्रेट पाइप है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, क्योंकि देखो स्ट्रेट है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहो यहाँ पे रूल के थ्रू मेजरमेंट करने का काम कर सकते हो। 80 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर से कम है, सही है, 1 मीटर से कम है उसकी लेंथ, तो आप रूल का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। सही, स्ट्रेट लेंथ के लिए आप आराम से उसके साथ रखो रूल को, आप मेजरमेंट करने का काम कर सकते हो। अच्छा, ये जो एमसीक्यू था ना, ये थोड़ा डाउटफुल आया था, क्योंकि इसमें टेप भी ऐसा ऑप्शन है जो यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप टेप के थ्रू मेजरमेंट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो टेप के थ्रू मेजरमेंट, गलत नहीं है। रूल को प्रेफरेंस अक्सर इसलिए मिल जाती थी क्योंकि जो आपका रॉड है ना, जो आपका पाइप है वो स्ट्रेट है, तो आपको बस क्या करना है, उसके साथ जो है वो आपने प्लेस कर देना है, मीटर रूल को साथ लगा के रख देना, दैट्स इट। तो आपके लिए मेजरमेंट करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान हो जाए। टेप में ये होता है कि आपको दोनों एंड से उसको ग्रिप करना पड़ता है। तो कुछ बेसिस पे ये एक डाउटफुल क्वेश्चन रहा था कि भाई रूल और टेप दोनों बेहतर है, लेकिन उसके बाद से कभी ऐसा सवाल उसने नहीं दिया जिसमें इतना डाउट क्रिएट हो सकता है। तो बस स्ट्रेट के ऊपर क्योंकि उसने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर दिया था ना, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप रूल को थोड़ा सा यूज कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेप के थ्रू मेजर नहीं किया जा सकता, टेप के थ्रू भी मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, टेप अब इतना नहीं आता, वो काइनेमेटिक्स का पार्ट होगा अगर होगा। सफल सी देख लेना उस चीज को। अब जो अगला एमसीक्यू है ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा था कि कैसे आप इसको फिल्टर करने का काम करते हो। उसने बोला अ रील ऑफ कॉपर वायर is labeled with length 30 meter
एंड डायमीटर 2 मीटर्स। अब देखो मैंने बोला था ना, जैसी वायर का सवाल आ जाए तो उसका डायमीटर एक ही चीज से निकलता है और वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। वायर की डायमेंशन इसके अलावा किसी से नहीं आ सकती। तो मैंने जब देखा यार डायमीटर तो माइक्रोमीटर से निकलेगा, मैंने ए और सी को पहले रिजेक्ट कर दिया, बोला भाई इनको तो हटा दो, ये तार है, तार आपको या तो आपको माइक्रोमीटर से मिल सकता है। फिर लेंथ आई, लेंथ एक दो भी नहीं 30 मीटर। हमारा मीटर रूल 1 मीटर का, तो 1 मीटर का रूल 30 मीटर मेजर करना है, सेंटीमीटर नहीं लिखा ये मीटर्स लिखा है। तो बोलोगे भाई 30 मीटर्स के लिए तो लाजमी बात है टेप ही यूज करना पड़ेगा, रूल तो 1 मीटर पे खत्म हो जाता है, ये तो 30 मीटर का वायर है। तो फिर इसके लिए हमने सेलेक्ट करना था डी, टेप, कि हम टेप मेजर का इस्तेमाल करेंगे। शीजा बेटा समझ में आई ये बात कि ये मैंने क्यों टेप लिखा है? इसकी लेंथ 30 मीटर है। रूल जो होता है ना वो सिर्फ 1 मीटर का होता है, उससे बड़ा रूल नहीं होता। आते हैं वैसे 2 मीटर तक के आते हैं, लेकिन 30 मीटर का रूल कभी भी नहीं आता। चलो ठीक है बेटा, रूल की लेंथ इतनी वेरी नहीं कर सकती, ये 30 मीटर का रूल है, 30 मीटर का रूल बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम संभाल नहीं सकते उसको, ठीक है, इस वजह से उसमें जाता है। जरा 10 ट्राई कीजिए भाई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गया मुझे तुम्हारा जवाब। यस मिस्टर उस्मान, आपको कोई सवाल है इसमें? एक मिनट रुक जाए, मैं आपका म्यूट कर देता हूँ। पूछो उस्मान बेटा, क्या इशू है? सर मुझे ये पूछना था कि डायमीटर जो होता है वो इंटरनल आउटर डायमीटर में फर्क क्या होता है? मतलब डायमीटर तो एक ही रहेगा ना किसी भी एक चीज का, नहीं देखो अगर उसको अंदर इंटरनल, से मेजर कर रहे हैं उसको बाहर से मेजर। नहीं ना मेरे बच्चे, उसकी थिकनेस भी तो होगी ना, ये भी तो सोचो। भाई एक तुम्हारे पास पाइप है, सही है, उसकी थिकनेस तो होगी ना, उसकी बॉडी की थिकनेस की वजह से उसका आउटर डायमीटर अलग होगा, इंटरनल डायमीटर अलग होगा। ये इंटरनल डायमेंशन आ रही है उसकी, आउटर डायमेंशन यहाँ से है, इतनी थिकनेस ये भी तो ऐड होगी ना आउटर डायमीटर मेजर करते हुए, इसलिए सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। ओ अच्छा ठीक ठीक। तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है वो सिर्फ आउटर ही कर पाता है, कि आउटर वो ही कर अंदर सकते, से नहीं खुल पाता। बिल्कुल। अच्छा भाई, अब ये था कि भाई आपके पास एक टाइल वाइल गिवन है, लेंथ 0.4 मीटर, विड्थ 0.8 मीटर, थिकनेस 0.005 मीटर, ये तमाम चीजें आपके पास अवेलेबल है, सही है। अच्छा अब आपसे बोला जा रहा है कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन जरा यहाँ पे फिल्टर कीजिए कि आप किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजरमेंट करोगे। अब देखो लेंथ है 4 मीटर का मतलब 0.4 मीटर का मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 0.4 मीटर्स का मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर्स के लिए आपके पास माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर तो यूज हो ही नहीं सकते, तो वो तो वैसे ही आपने रिजेक्ट कर दिया। तो आपके पास पता था यार मीटर रूल का मैंने इस्तेमाल करना है, मुझे लेंथ मेजर करनी है मीटर रूल के थ्रू। बात आती है थिकनेस पे और विड्थ पे, सही। अच्छा थिकनेस और विड्थ में अगर आपके पास बात आए तो भाई थिकनेस देखो 0.005 मीटर और विड्थ है 0.08 मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हो, विड्थ को ही कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, कैसे करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। आपको पता है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर की विड्थ है, 8 सेंटीमीटर की विड्थ है उसकी। आप जानते हो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इतना सा खुलता है, छोटा सा, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर बस। विड्थ उसकी 8 सेंटीमीटर की, डबल के हिसाब से। तो भाई विड्थ को माइक्रोमीटर से मेजर किया ही नहीं जा सकता, वो सवाल ही पैदा नहीं होता माइक्रोमीटर से आपके पास आ जाए। तो भाई विड्थ माइक्रोमीटर से नहीं आ सकता, विड्थ बड़ी है, माइक्रोमीटर की रेंज ही नहीं है इधर, सही है। ये पहले कन्वर्ट किया मैंने ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, मैं फिल्टर कर सकूं यार, ये अलग लेंथ देखो,
मीटर में देख के समझ में नहीं आ रहा था मुझे भी, क्या ये कितनी है, कन्वर्ट करते हैं इसको, हमने जो कन्वर्ट किया तो हमें इस बात का अंदाजा हो। तो भाई माइक्रोमीटर के थ्रू थिकनेस नहीं आ सकती, माइक्रोमीटर 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं मेजर कर सकता। तो हमारे पास, ओ सॉरी अब मैंने थिकनेस देके कर दिया, बी को कट करना था, ये आंसर हुआ, मैंने गलती से वो ए को कट कर दिया था, वो विड में समझ रहा, थिकनेस जो है ना वो विड एक उसमें आ गया था। हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, रात को 11:15 बजे क्लास चल रही है सर अच्छा तुम लोग तो जागने वाले लोग हो भाई, फजर में पढ़ तुम लोग सोते हो फजर पढ़ने के बाद तो ये चीज है सही में, तो हमने विड्थ को माइक्रोमीटर के हिसाब से नहीं कर सकते, हमने कैंसिल किया, ऑप्शन हमारे पास नहीं है ए। और थिकनेस के लिए माइक्रोमीटर शुरू किया अच्छा है, उसका रीजन ये, आप थिकनेस को देखो, ये 5 mm है, ये आराम से मेजर हो जाएगा, मैंने बोला था ना 4 से 5 mm माइक्रोमीटर के थ्रू आ सकता है, पतला सा है ना, बहुत बारीक सा है, हो जाता है। हाँ बस एंड कर रहा हूँ मैं, टेंशन में। अब इतना तो वक्त नहीं है तुम लोगों के घड़ी का टाइम। ये 17 वाला एमसीक्यू बहुत प्यारा है, मैं चाहूंगा कि ये मैं जरूर करवा दूं। एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल के लिए बोला था ना उस्मान, और दूसरी बात ऑप्शन भी नहीं था ऐसा जिसमें मीटर रूल लिखा हुआ था, सब में मीटर रूल लिखा हुआ था तो फिर मसला बन जाता। अच्छा अब 17 देखो, बोलते हैं वर्नियर कैलिपर रीड्स टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। हाँ वो देखते हैं हम उस चीज को, मानूर से भी हम गुफ्तगू कर लेंगे इस चीज पे। देखो भाई 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर का मतलब ये हो गया 0.1 मिलीमीटर, कि वर्नियर कैलिपर से 0.1 मिलीमीटर में आप रीडिंग मेजर करने का काम कर सकते हो, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये बेटा कि आप जो भी मेजरमेंट करोगे, आप जो भी मेजरमेंट करोगे मिलीमीटर में 0.1 में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में 2 डेसिमल पे होनी चाहिए, मिलीमीटर में 1 डेसिमल प्लेस और सेंटीमीटर में 2 डेसिमल प्लेस। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, या तो आप सेंटीमीटर से ही कंपेयर कर दो, सही है, आप जब सेंटीमीटर से कंपेयर करोगे आप बोलोगे भाई 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर मतलब 0.01 सेंटीमीटर, इसका मतलब सिर्फ जो बी लिखा हुआ है ना वो करेक्ट है, आप ये मेजरमेंट कर रहे हो। ए सी और डी गलत है, सी और डी गलत इसलिए क्योंकि भाई आप उस लेवल तक मेजर ही नहीं कर सकते जहां तक आपने आंसर दिया हुआ 3.310, यू कैन नॉट मेजर टू द थर्ड डेसिमल प्लेस, तो सी एंड डी गॉट रिजेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, आपका इंस्ट्रूमेंट वैल्यू दे ही नहीं सकता, आप कहां से मेजर करोगे उसको। और ए इनसफिशिएंट वैल्यू लिखी है, ए में इनसफिशिएंसी है गया, जब आप सेंटीमीटर में 2 प्लेसेस तक मेजर कर सकते हो ना तो दोनों प्लेस लिखो, भले 0 था मसला नहीं था, अगर ये 3.30 लिखा होता तो फिर मैं इसको करेक्ट कंसीडर कर सकता कि चलो नहीं है वैल्यू, कुछ नहीं था, एग्जैक्ट 3.3 था, तो आगे 0 लगाया जाएगा, इससे कंफर्मेशन होती है कि हाँ भाई मेजरमेंट 2 डेसिमल प्लेस तक हो सकती थी, रीडिंग परफेक्टली 3.3 आ रही थी, इसलिए यहाँ पे 3.30 लिख दिया गया। तो इस चीज का ख्याल रखना कि जो प्रिसिशन होती है ना वैल्यू में, वो चीज नजर आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो आज का लेसन मैं यहीं पे रखता हूँ, मैं इंशाल्लाह कुछ वर्कशीट्स वगैरह तुम लोगों के साथ ग्रुप्स पे शेयर करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करना, सही है, एमसीक्यूज वगैरह की, और फिर ये कि अगली क्लास में हम उसको भी मुकम्मल यानी कह लो कि देखने का काम करेंगे। कल की क्लास के अंदर भी हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा रिव्यू करके फिर कैरामेटिक्स की तरफ जाए। ठीक है मेरे बच्चों, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। आप जैसा खाना भी आ सकते।